ये कहानी एक खूबसूरत लड़की की है जो करने को तो बहुत कुछ कर सकती थी, पर उसे नौकरानी ही बनना था। इसीलिए वो एक आलीशान घर में झाड़ू पोछा डस्टबिन बर्तन धोने कपड़े धोने बाथरूम साफ करने का काम मांगने जाती है। अब सब कुछ अच्छा था, लग्जरी हाउस रिच फैमिली हाई सैलरी सॉलिड स्टेटस, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो घर जैसा दिख रहा था वैसा सच में नहीं था। उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो उस घर के गेम का हिस्सा बन गई। शुरू में तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, फिर छोटी छोटी चीजें अजीब तरीके से उसकी फाड़ने लगती है, जैसे कि कुछ छुपाया जा रहा हो, बातें अधूरी हो, रिएक्शन जबरदस्ती का हो। खैर अपनी खूबसूरत नौकरानी समझदार थी, उसे लगता है कि कुछ कमाल धमाल करके मैं मालकिन बन जाऊंगी, और यहीं से खेल खतरनाक हो जाता है, जिसमें घर का मालिक उसकी दिन रात टांगे उठा के रखता है, साथ में जो उसकी खटिया खड़ी करता है गजब भीड़चो। वैसे तो इस मूवी को बहुत से लोगों ने एक्सप्लेन किया, पर वही यार आत्मा ही मार दी तो खाली खोखले शब्दों की क्या मोमबत्ती बनाओगे। ऐसे तो सरफेस लेवल की कहानी बहन का दिन ना चैट झपटा भी सुना देगा। खैर मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मिली को, जो एक खटारा सी कार चला रही है वहाँ के हिसाब से, क्योंकि यहाँ तो एल्टो को भी लॉर्ड एल्टो बोल दिया जाता है। खैर वो विंचेस्टर फैमिली के यहाँ पहुँचती है। हवेली को बाहर से देखकर मिली का भीषड़ा फट जाता है कि भीड़चो क्या रईसी है, जिसके स्वागत में मालकिन नीना विंचेस्टर बाहर आती है और ऐसे बात करती है जैसे कि मिली यहाँ कोई नौकरानी का काम मांगने नहीं बिजनेस मीटिंग करने आई है। उसके खाने के लिए नीना ने पूरी टेबल महंगे खाने से भर के सजा रखी थी। इतना महंगा खाना पिछले 1 साल में खाना तो छोड़ो मिली ने देखा तक नहीं था। नीना उसका रिज्यूमे देखती है और कहती है यार सच बताऊं तो तेरी कॉलेज डिग्री क्वालिफिकेशन वगैरह देखकर लगता नहीं कि तू इस नौकरी के लायक है। इसके बाद नीना उसे अपने पूरे घर में घुमाती है, सारा काम समझाती है, साथ में बताती है शुरू से लेकर आखिर तक इस पूरे घर को मेरे पति एंड्रू ने अपने हाथों से डिजाइन किया है। मिली पूछती है क्या वो आर्किटेक्ट है? नीना बताती है नहीं, एक टेक कंपनी चलाता है, पर घर की उसने बारीक से बारीक हर चीज पर भयंकर वाला ध्यान दिया है, और ये सीढ़ियां तुझे आड़ी टेढ़ी लग रही होंगी, पर नहीं यही तो इनकी खूबसूरती है। इसके बाद नीना उसे अपने पति एंड्रू का रिलैक्स रूम दिखाती है, जहाँ नेटफ्लिक्स देखते हुए बढ़िया विस्की के मजे लिए जा सकते थे। कहती है तू जब चाहे यहाँ आ सकती है, मजे कर सकती है। अब इस गरीब ने इससे पहले इतना बड़ा टीवी और इतनी महंगी शराब का छोटा काउंटर कभी नहीं देखा था, इसीलिए मन ही मन खुश हो जाती है। आगे नीना उसे ऊपर वाला लिविंग रूम दिखाती है और ये भी बिल्कुल चकाचक साफ सुथरा था, इसीलिए मिली पूछती है क्या आपको सच में हाउसकीपर चाहिए? वो कहती है हाँ, बताना तो नहीं चाहिए पर मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये एकदम शुरुआती स्टेज है, इसीलिए मैंने अभी तक एंड्रू को भी इसके बारे में नहीं बताया है, इसीलिए तुम भी इसका जिक्र मत करना। फिर नीना उसे उसका रूम दिखाती है जो कि घर के बिल्कुल टॉप फ्लोर पर था। कहती है जगह थोड़ी छोटी है पर तुझे पसंद आएगी और प्राइवेसी भी अच्छी खासी मिलेगी। तू चाहे तो इस रूम को अपने हिसाब से सजा सकती है, जितना चाहे तेज म्यूजिक बजा सकती है, घंटा नीचे किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। तो बता कैसा लगा तुझे ये सब? अब ये सब बिल्कुल परफेक्ट था और मिली को यही चाहिए था। नीनी कहती है ये अभी सिर्फ इंटरव्यू था, फाइनल डिसीजन मैं तेरे को जल्द ही कॉल करके बताऊंगी, और जाने से पहले उसको $20 का नोट देती है, जिसको लेने से मिली मना करती है तो कहती है देख तूने यहाँ आने में अपना टाइम एनर्जी पेट्रोल खर्च किया है, इसलिए ले ले। घर से बाहर निकलते ही मिली हमसे डायरेक्ट बात करने लगती है। कहती है मुझे नहीं लगता वो फोन करेगी, क्योंकि बस एक बैकग्राउंड चेक और उसे पता चल जाएगा कि रिज्यूमे में लिखा हुआ साला एक एक शब्द झूठा है। मेरे तो चश्मे भी नहीं चढ़ रहे, फिर भी मैंने चश्मा लगाया ताकि मैं सीरियस लगूं, पर हूँ एक नंबर की बेवकूफ जो आज के स्मार्ट टाइम में कबाड़ा LG का फोन यूज करती हूँ। रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, इसीलिए पब्लिक टॉयलेट यूज करती हूँ, जहाँ नहाना पॉसिबल नहीं होता इसलिए गीले कपड़े से शरीर को पूछ लेती हूँ। सोने के लिए मेरे पास मेरी खटारा है, उसमें बढ़िया से चद्दर तान के सोती हूँ। खाना पैसे होते हैं तो खा लेती हूँ, वरना भूखी सो जाती हूँ। जैसे कि आज मुझे मिस नीना विंचेस्टर ने $20 दिए थे तो मैंने दबा के भरपेट खाना खाया। $10 बच गए तो अगले दिन भी खाया। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर गए और जैसा कि मैंने कहा था वो कॉल नहीं करेगी, उसने नहीं किया, पर कम से कम मुझे $20 तो मिले, भगवान उसका भला करे। अब रोज की तरह मैं अपने टाइम पर उठती उससे पहले ही ये 2 ठुल्ले मुझे उठा देते हैं और कहते हैं यहाँ पार्किंग में सोना मना है। मैं बहाना लगाकर कह देती हूँ कि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, रास्ते में बहुत तेज नींद आ गई तो एक झपकी लेने के लिए रुक गई। इतने में मेरा खटारा फोन बजता है और फोन पर होती है नीना विंचेस्टर। वो मुझसे कहती है तेरे लिए जॉब ऑफर है, अगर तू अभी भी फ्री है तो, क्योंकि तेरे पास तो नौकरियों की लाइन लगी होगी। अब उसे क्या पता मैं खुद लाइन में लगी हूँ, इसीलिए जल्दी से कह देती हूँ हाँ मैं तो फ्री बैठी हूँ, कब से ज्वाइन कर सकती हूँ, क्या दोपहर में ही आ जाऊँ? और वो मुझे बुला लेती है। दरवाजे पर पहुंचकर मैं देखती हूँ माली जीतू जुगाड़ी को, जिससे मैं दरवाजा खोलने के लिए कहती हूँ क्योंकि मुझे कोड नहीं पता था। फिर इतने में ही दरवाजा खुल जाता है। मैं अंदर जाती हूँ और देखती हूँ कि जब मैं पिछली बार यहाँ इंटरव्यू देने आई थी तब तो ये घर बिल्कुल चकाचक वाला साफ था, पर आज इसकी हालत इतनी भयंकर वाली खराब हुई पड़ी थी जिसको साफ करने में मुझे पूरा दिन लग जाना था। तभी
हुई नीना ओवर एक्साइटेड होकर दौड़ती हुई मेरे पास आती है और मुझे गले से लगा लेती है। फिर झटके से थोड़ा बिहेवियर चेंज करती है। कहती है मैं आज पूरा दिन अपने ऑफिस में रहूंगी क्योंकि मुझे पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की स्पीच लिखनी है, बोले तो पीटीए स्पीच लिखनी है। नीना कहती है झाड़ू पोछा उस अलमारी में पड़ा है, और हाँ तेरा चश्मा कहाँ गया जो तूने पिछली बार लगा रखा था। मिली कहती है अरे यार वो ना मैं उसे हर टाइम नहीं पहनती क्योंकि इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती। आगे पूरा दिन वो साफ सफाई करती है और रात के समय जब नीना की बेटी सीसी अपने पिता एंड्रू के साथ घर आती है तो सबसे पहले वो मिली को फर्नीचर पर जूते पहनकर चढ़ने के लिए डांटती है। तभी इतने में अंदर से दौड़ती हुई नीना आती है और सबका परिचय आपस में करवाती है। बताती है ये अब से हमारे साथ ही रहेगी, झाड़ू पोछा करेगी, खाना बनाएगी और सीसी के साथ भी खेलेगी। एंड्रू एक अच्छा इंसान था, इसीलिए कहता है मैं बहुत सारा इटालियन खाना लेकर आया हूँ, चल आजा तू भी खा ले हमारे साथ। वो कहती है नहीं, मैं जाकर अपना सामान अनपैक करूंगी और साफ सफाई करने के बाद खा लूंगी। रूम में जाने के बाद मिली फ्रिज चेक करती है जिसमें 3 पानी की बोतलें रखी हुई थी। अब उसका बंद कमरे में जी घबराता था, इसीलिए वो खिड़की खोलने की कोशिश करती है पर वो अच्छी तरह से सील पैक थी। इतने में नीना उसके लिए खाना लेकर आती है, जो खाने के साथ साथ एक महंगा फोन भी देती है जिसके अंदर उसने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स अपलोड कर दी थी ताकि मिली ग्रोसरी का और पेट्रोल वगैरह का खर्चा कर सके। इसके बाद सुबह हो जाती है। मिली ने उठने में देरी कर दी थी, इसीलिए वो फटाफट अपनी पैंट पहनकर जैसे ही काम के लिए नीचे दौड़ती है तो पाती है ससुरी का दरवाजा फंस चुका है, जिसको वो जैसे तैसे खोलकर जैसे ही नीचे पहुंचती है वहाँ का नजारा देखकर उसकी फट जाती है क्योंकि नीना सामान की तोड़फोड़ करने में लगी हुई थी। वो भयंकर वाले गुस्से में थी, बोल रही थी कि मिली ने मेरी पीटीए स्पीच फेंक दी जिसको मैंने यही टेबल पर छोड़ा था। मिली उससे बार बार कहती है कि नहीं मैंने नहीं फेंकी, परंतु नीना उसकी एक नहीं सुनती और तोड़फोड़ करने में लगी रहती है जब तक कि एंड्रू उसे प्यार से नहीं समझाता। कहती है सुन ले, अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, मेरा पूरा दिन खराब कर दिया तूने, अब दोबारा से स्पीच लिखनी पड़ेगी। जिस सब के लिए एंड्रू मिली से माफी मांगता है, कहता है चल आजा मैं साफ सफाई करने में तेरी मदद करवा देता हूँ। अब एक तो वो इतना हैंडसम, ऊपर से अमीर भी बहुत, मेरा मालिक भी ठहरा और हम्बल भी इतना कि साफ सफाई में हेल्प करने के लिए भी बोल रहा है। हाय मैं तो उस पर फिदा ही हो गई। आगे सारा कूड़ा समेटने के बाद मिली जब उसे बाहर डस्टबिन में फेंकने जाती है तब उसकी मुलाकात एक बार फिर से जीतू जुगाड़ी से होती है, जो उसे अजीब सी नजरों से देखता है और गुस्से में पूछता है तू यहाँ क्या कर रही है। वो कहती है नौकरानी हूँ गिंडवे, तू यहाँ क्या कर रहा है। अब इससे पहले कि वो कोई जवाब देता या कोई और बातचीत करता तभी देखता है कि नीना ऊपर से उन्हें ही देख रही है, इसीलिए वो मुंह में ही गालियां बकते हुए वहाँ से चला जाता है। आगे मिली जब लैट्रिन साफ कर रही थी तब वो देखती है कि पानी में कोई गोली पड़ी हुई है, जिसका पता लगाने के लिए वो जैसे ही मिरर कैबिनेट खोलने वाली होती है तभी पीछे से नीना आ जाती है, जो उससे कहती है निकल ले साले यहाँ से, मेरे को नहाना है, भाग जा। इसके बाद मिली ब्रेकफास्ट बनाती है और उसे सीसी को सर्व करने जाती है, जो अपनी माँ से एक भी कदम पीछे नहीं थी, इसलिए कहती है ये गिलास साफ नहीं है। मिली कहती है अच्छा, अभी तो मैंने इसको धो के रखा है। वो कहती है सुन, जूस एक वरदान होता है और वरदान को गंदे गिलास में नहीं पिया जाता। अब मिली बेचारी नौकरानी थी, मालिक लोगों से गिलास साफ न होने पर क्या ही बहस करती, इसीलिए वो इस बार अच्छे से चेक करती है कि कहीं कोई फिंगरप्रिंट तो नहीं रह गया, जिसे वो देने जाती है तो पाती है अब तक एंड्रू भी वहाँ आ गया है। कहता है क्यों ना तुम भी हमारे साथ ही ब्रेकफास्ट कर लो, जिस पर सीसी उसे घूर के देखती है कि इसे कुछ ज्यादा ही जगह नहीं मिल रही घर में। आगे मिली अपने रूम में होती है तब वो फोन पर एंड्रू की प्रोफाइल देखकर उसे ही याद कर रही होती है कि वो कितना हैंडसम है, स्वीट है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और जिसे वो याद कर रही थी वो खुद उसके लिए कपकेक लेकर आता है, लेकिन कपकेक हाथ में देने से पहले वो उसकी गर्दन ऐसे पकड़ता है जैसे कि आज तो पटक पटक के ली जाएगी। तभी मिली की नहीं 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 नहीं, नहीं करते हुए आंखें खुलती है कि साला ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर मेरी छोटी सी में उसका बड़ा सा गया ना तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, नौकरी के साथ साथ छत भी जाएगी और पिछवाड़े पे जो जूता छपेगा वो अलग। आगे झाड़ू पोछे का जितना भी काम था सारा काम खत्म करके जैसे ही मिली किसी काम से घर से बाहर जाने वाली होती है, नीना उसे रोक कर पूछती है कहाँ जा रही है तू? ना कहाँ जा रही है? वो कहती है हमारी इस बारे में बात हुई थी ना कि शनिवार को मेरा ऑफ रहेगा। अब नीना एक पक्की वाली हरामन किस्म की महिला थी, इसीलिए कहती है ना 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 बेटा तू नहीं जा सकती, तूने मेरे मीटिंग के नोट फेंक दिए जिस वजह से मेरी हेयर सैलो की अपॉइंटमेंट मिस हो गई, याद है ना तुझे या याद दिलाऊं? मिली बेचारी सी शकल बनाकर कहती है मुझे बस 2 घंटे का काम है, मैं 2 घंटे में पक्का आ जाऊंगी, लेकिन नीना नहीं मानती। तभी सीसी के साथ वहाँ एंड्रू आता है, जो नीना से कहता है जाने दे बेबी उसको, आज की मेरी छुट्टी है तो हम मिलकर पतंग उड़ाएंगे, फिर मैं सीसी को बैले क्लास छोड़ाऊंगा। वहाँ से निकलकर मिली तुरंत अपने प्रोबेशन ऑफिसर से मिलने पहुंचती है, जो उससे कई सारे सवाल करती है, जैसे कि तेरी पहली वाली नौकरी का क्या रहा, नई वाली नौकरी तू किन के यहाँ कर रही है, एड्रेस क्या है तेरा, क्या तू नई फैमिली के साथ एडजस्ट कर लेगी, क्या तू अपने पूरे दिन की बातें डायरी में नोट करती है, क्या वहाँ पर कोई मेल हाउस कीपर भी है, क्योंकि पिछले 10 सालों से मिली ने किसी के साथ भी बम चिकी चिकी बम बम नहीं किया था, पलंग की रस्सियां पिछले 10 सालों से ढीली नहीं हुई थी। प्रोबेशन ऑफिसर कहती है देख इस नौकरी को संभाल कर रखना और रहने की जगह को भी, क्योंकि तुझे दोनों की जरूरत
जरूरत है, वरना तुझे वापस जेल जाना पड़ेगा अपनी बची हुई 5 साल की सजा भुगतने। मिली अब वहाँ से निकल ही रही होती है कि तभी नीना की उसके पास कॉल आती है, जो उसे बस इतना कहती है कि सीसी को आते वक्त उसकी बैले क्लास से ले आना। मिली पूछती है उसकी क्लास कहाँ है, परंतु तब तक कॉल कट चुकी थी। मिली को नीना से डर लगता था, इसीलिए वो कॉल मिलाने की बजाय खुद ही गूगल वगैरह पर सर्च करके जैसे तैसे बिल्कुल सही टाइम पर वहाँ पहुंच जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक और रईस नकचड़ी दूसरों को 200 रुपए किलो वाला नकली पनीर समझने वाली से होती है। पूछती है तू नीना की काम वाली है ना, तू यहाँ क्या करने आई है? वो बताती मैं यहाँ सीसी को लेने आई हूँ। सीसी कहती है पर मैं तो आज नकचड़ी आंटी के यहाँ रुकूंगी, 2 हफ्ते पहले ये डिसाइड हो गया था। नकचड़ी तुरंत नीना के पास कॉल करती है और कंफर्म करती है कि सीसी उसी के पास रुकेगी, जिससे मिली का दिमाग खराब हो जाता है कि ये सब पहले ही डिसाइड हो चुका था, तो कमीनी बिहीन की लिंडी ने मुझे परेशान क्यों किया। आगे मिली घर पहुंचती है जहां एंड्रू की मोम आई हुई थी। वो मिली को देखती है तो नीना से कहती है तू अपने घर में नौकरों को ऐसे अधनंगे कपड़ों में कैसे घूमने दे सकती है, कैसे पहनने दे सकती है तू इस तरह के कपड़े। खैर बुढ़िया यहाँ अपनी खानदानी चाइनीज क्रोकरी देने आई थी, जो एंड्रू को बहुत पसंद थी, जिनको वो कहीं सेफ जगह रखने के लिए कहती है, क्योंकि अगर ये टूटी तो गेंद भी टूटेगी। अब रात को बाहर गिरती बर्फ में मिली को गर्मी लगती है तो उसकी आंख खुल जाती है, इसीलिए वो टाइम पास करने के लिए नीचे आ जाती है। तभी एंड्रू भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो घबरा सी जाती है, उठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तो एंड्रू कहता है अरे रुक जा यार थोड़ी देर, मैं तेरे को बटके मार के खा थोड़ी जाऊंगा। कुछ देर दोनों इधर उधर की बातें करते हैं, जिन बातों ही बातों में एंड्रू उसकी थाई को टच कर देता है तो उसको अजीब सा लगता है और दूसरी तरफ से अच्छी वाली फीलिंग भी आती है। एंड्रू मिली से उसके माँ बाप के बारे में पूछता है तो वो बताती है मेरा उनसे कोई खास लेना देना नहीं है, मैं काफी समय से उनके टच में नहीं हूँ। एंड्रू उसे अपनी वाइफ नीना के बारे में बताता है कि उसके माँ बाप घर में लगी आग में मर गए, सिर्फ नीना ही बची। काफी समय तक पुलिस को लगता रहा कि नीना ने ही वो आग लगाई थी। ये सुनकर मिली सदमे में आ जाती है कि भाई साहब वो तो पागल औरत है, और ये इतना मस्त बंदा जो मुझे कभी नौकरानी होने का एहसास तक नहीं होने देता, पता नहीं उसे कैसे झेलने में लगा हुआ है। और लो इतने में वो वहाँ आ जाती है, जो दोनों को रात के 2 बजे टीवी देखते हुए पाती है तो उसकी सनक जाती है। एंड्रू तो वहाँ से निकल लेता है, पर वो मिली को पकड़ लेती है, कहती है हो गया तेरा, कल सुबह अपना सामान पैक करके निकल ले यहाँ से, और मुझे मेरा फोन भी वापस चाहिए। मिली गिड़गिड़ाने लगती है कि ऐसा मत करो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं था, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मुझे एक और मौका दे दो। नीना कुछ सोचती है और कहती है ठीक है मैं तुझे 1 हफ्ता और देती हूँ, पर अगली बार से जो तू मुझे ऐसे कपड़ों में मिली ना जिनमें तेरी संतरे उछल उछल कर हाय हेलो करती है, तो बिना बताए यहाँ से चुपचाप भाग जाइयो। सबसे जरूरी बात, मेरे पति को है ना अपने हुस्न के गड्ढे में गिराने की कोशिश मत करना, वो सीधा शरीफ आदमी है। जिन सब बातों का उस पर इतना गजब का असर होता है कि वो दिन रात मन लगाकर काम वासना को साइड में रखकर काम करती है। एक दिन घर में गंडी लोगों की किटी पार्टी होती है, उसमें नीना की सारी अमीर बेहुदा सहेली आई होती है, जिनकी बातचीत सुनकर एक और सच मिली के सामने आता है कि नीना कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, उसने बस अपनी प्रेगनेंसी का ढोंग किया था ताकि मिली वहाँ काम करने के लिए मान जाए। कहती है साली कितनी बेहुदा औरत है, मुझे लगा हार्मोन्स की वजह से वो पागल हो रही है, पर नहीं वो सच में पागल है, और एंड्रू कितना संत आदमी है जो उसे झेल रहा है। बस जैसे ही मैं कुछ पैसे जमा कर लूंगी यहाँ से निकल जाऊंगी। तभी नीना वहाँ आती है और पिछले शनिवार की तरह कल आने वाले शनिवार को भी उसे छुट्टी नहीं देती, क्योंकि उसे एंड्रू के साथ कहीं जाना था। इस मौके का फायदा उठाकर मिली नीना की दवाइयाँ चेक करती है और उसे पता चलता है कि ये तो साली पागलों को दी जाने वाली दवाइयाँ है। इसीलिए वो अपनी किसी सहेली के पास फोन करती है, कहती है मुझे एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है ताकि मैं ये कमबख्त जॉब छोड़ सकूं, तू मेरी उस वेयर हाउस में जॉब लगवा दे, मैं कुछ भी कर लूंगी, डब्बे इकट्ठा करना, लेटरिन घिसना, बस मुझे यहाँ से किसी भी हाल में निकलना है। जो बात सीसी सुन लेती है, पूछती है क्या तू जा रही है? मिली कहती है नहीं मैं कहीं नहीं जा रही, बता तुझे क्या खाना है मैं बना देती हूँ। सैंडविच बनाते वक्त मिली सीसी से दोस्ती करने के लिए बातचीत करने की कोशिश करती है, जैसे कि स्कूल में क्या हुआ, क्या कोई लड़का पसंद है। वो कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस बारे में बात करने की, जो तेरा काम है वो कर, मुझसे दोस्ती करने की कोशिश मत कर, और बिना सैंडविच खाए वहाँ से चली जाती है। आगे रात के वक्त जब एंड्रू घर आता है तब मिली उससे कुछ सवाल करती है। वो बताता है नीना कभी माँ नहीं बन सकती, मैं बहुत सालों से ट्राई कर रहा हूँ, जानती है तू मैं बहुत सारे बच्चे चाहता था, वो भी खुद के। हालांकि सीसी से मुझे अपने बच्चों जितना ही प्यार है, जिसका मतलब ये था कि सीसी उसका खुद का सफेद खून नहीं थी। एक रात मिली को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है तो वो एंड्रू के बेडरूम का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलती है नीना, जिसके हाथ में एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा था जिस पर खून लगा हुआ था। ये देखकर उसके गोटे मुंह में आ जाती है, पर कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक था। कांच के टुकड़े पर जो खून लगा हुआ था वो नीना का ही था। दरअसल वो उस बात पर गुस्सा थी जो उसकी दोगली सहेली दोपहर में करके गई थी, जैसे कि नीना तो पागल है, उसका पति कितना संत आदमी है, वो उस पागल औरत को कैसे झेल रहा है, इस टाइप की बातें जो उसने चुपचाप सुन ली थी। अगली सुबह जब मिली साफ सफाई कर रही थी तब नीना उसके पास आती है और अपने झूठ और तमाशे के लिए उससे माफी मांगती है। साथ में वो उसको अपने बहुत महंगे पुराने कपड़े जो उसने 1-2 बार ही
पहने थे उन्हें मिली को गिफ्ट कर देती है, जिन्हें वो लेना नहीं चाहती थी, पर नीना जब जबरदस्ती करती है तो वो मान जाती है। नीना एंड्रू को भी खुश करना चाहती थी, इसीलिए उसके साथ अपना रिश्ता फिर से अच्छा करना चाहती थी। इसीलिए उसने शनिवार की रात को एक महंगा शो और एक लग्जरी होटल में रुकने का प्लान बनाया था, जिस महंगे शो की टिकट और लग्जरी होटल की बुकिंग का जिम्मा उसने मिली को दे दिया। अगले दिन वो सीसी को उसकी बैले क्लास से लेने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक और नौकरानी से होती है। वो उसे ऐसा सच बताती है कि मिली की दिन दहाड़े फट जाती है। उसने बताया कि कुछ साल पहले नीना ने अपनी बेटी सीसी को पानी में डुबोने की कोशिश की और खुद भी टै बोलने की कोशिश की, बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर। वो तो भला हो एंड्रू का, जिसका नीना फोन नहीं उठाती तो उसे शक हो जाता है और वो पुलिस वालों को अपने घर भेज देता है। टाइम पर मदद मिल जाने की वजह से दोनों की जान बच जाती है और फिर नीना को कुछ महीने पागल खाने में बिताने पड़ते हैं। घर पहुंचने के बाद मिली जीतू जुगाड़ी से इस फैमिली की सच्चाई जानने की कोशिश करती है। उन दोनों को बात करते हुए नीना देख लेती है तो गुस्से में जुगाड़ी को वहाँ से भगा देती है और मिली से पूछती है ये क्या है। वो बताती है शनिवार के शो की टिकट और एक महंगे होटल की बुकिंग। ये आपने ही तो मुझे करने के लिए बोला था। नीना कहती है तू पागल वागल है क्या, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकती, क्योंकि शनिवार को तो मैं सीसी को आर्ट कैंप के लिए डीसी लेकर जाऊंगी। मुझे लगता है अब तो इन टिकट्स का रिफंड भी नहीं मिल सकता, इसीलिए ये खर्चा तेरी सैलरी से कटेगा। मिली भीख मांगते हुए कहती है कि मैं ये खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे पास एक फूटी कोड़ी तक नहीं है। और इतने में एंड्रू भी आ जाता है, जिसको नीना बताती है कि इसने नॉन रिफंडेबल टिकट्स मुझसे बिना पूछे ही बुक कर दिए, जिसके पैसे इसी को भरने पड़ेंगे। एंड्रू कहता है नहीं भरने पड़ेंगे, मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात करूंगा और रिवर्स करवा लूंगा। अब कल का दिन शनिवार था तो नीना अपनी बेटी को लेकर डीसी के लिए निकल गई। एंड्रू मिली को बताता है कि बहुत कोशिश के बाद भी उन टिकट्स के पैसे रिफंड नहीं करवा पाया, इसीलिए तू एक काम कर, उन टिकट्स को इस्तेमाल कर ले, होटल में जो मन करे वो मंगवा, मैं चाहता हूँ तू बस एंजॉय करे। मिली कहती है देखो आप बहुत अच्छे हैं, पर मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं इन टिकट्स को शेयर कर सकूं। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तू मेरे साथ ही चल ले। तो मैंने सुना है शो अच्छा है, शो देखने के बाद हम पिज्जा खाएंगे और रात को ही वापस आ जाएंगे। एक नाइट आउट की जरूरत तो देख तुझे भी है और मुझे भी है। मिली वहाँ जाने के लिए नीना की दी हुई ड्रेस पहनती है, जिसमें वो कमाल लग रही थी। उस रात दोनों ने शो के मजे लिए, फिर जबरदस्त भूख लग रही थी तो साथ में खाना खाया, दबाकर नशे किए, फिर दोनों ने एक साथ काफी देर डांस किया और आखिर में दोनों अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। अब पिछले 10 सालों से मिली की मछली प्यासी थी, इसीलिए वो एंड्रू के करीब आना चाहती थी, पर उसने उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। रूम के अंदर पहुंचकर मिली अपना फोन चेक करती है तो उसकी फट जाती है, क्योंकि नीना की मिस कॉल आ रखी थी, बहुत सारे मैसेज आ रखे थे और नए मैसेज आने लग रहे थे, जिनमें वो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दे रही थी। इस सब के बारे में बताने के लिए मिली अपनी आंखों में पानी भरकर एंड्रू का दरवाजा खटखटाती है। कहती है वो मेरी जिंदगी बर्बाद करके मानेगी, मुझे इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो कहता है तेरी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बस चुम्मा चाटी शुरू हो जाती है। इनकॉग्निटो मोड ऑन हो जाता है। पूरी रात के लिए एंड्रू कोलू का बैल बन जाता है। सुबह पता चलता है कि नीना जल्द ही घर वापस आ रही है, इसीलिए वो भी फटाफट अपने कपड़े सपड़े पहनकर निकल लेते हैं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि नीना को कुछ भी नहीं पता चलने देंगे और ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एंड्रू को अब तक चस्का लग चुका था, चाटने की लत लग चुकी थी, जो सब कहाँ जाकर रुकेगी नहीं पता था, क्योंकि अब तो ये हर रोज होगा, पल पल टांगे उठाई जाएंगी, दुनिया जाए साली भाड़ में, कोई परवाह ही नहीं। कुछ ही देर में नीना घर आ जाती है, जिसके लिए मिली खाना बनाकर पहले से ही तैयार खड़ी रहती है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। नीना कल की बदतमीजी के लिए माफी मांगती है और बातों ही बातों में चाकू पर शहद लगाकर धीरे से चलाते हुए कहती है वैसे मिली तू खाना बहुत अच्छा बनाती है, क्या तूने ये जेल में सीखा था? और एंड्रू को बताती है कि हमारे पास काम करने से पहले ये 10 साल जेल में थी। ये सुनकर एंड्रू की फट जाती है। दरअसल 10 साल की जेल काटने के बाद मिली नए शहर में नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहती थी, इसीलिए उसने सबसे ये बात छुपाई थी। खैर नीना इन सब बातों को इग्नोर कर देती है और उसे नौकरी से नहीं निकालती। कहती है ये सामान की लिस्ट पकड़ और अब से तू इधर उधर के कामों के लिए मेरी कार इस्तेमाल करेगी, क्योंकि जब तू उस खटारा कार को घर के कामों के लिए इस्तेमाल करती है तो हमारा स्टेटस गिरता है। सामान खरीदते वक्त मिली हमें बताती है कि मैं तो गधी हूँ, मैं ये समझ बैठी थी कि नीना उन औरतों में से है जो दिल की सुनकर चलती है। उसे पता था, उस बिहीन की लिंडी को शुरू से पता था कि मुझे ये नौकरी चाहिए, जिसे मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती, चाहे वो मेरी जिंदगी नरक ही क्यों ना बना दे। कोई साला इतना हरामी कैसे हो सकता है? मिली अपने फोन पर सामान की लिस्ट चेक कर रही थी, तभी वहाँ नीना की एक सहेली आती है जो उसके फोन की तारीफ करती है और कहती है तू बहुत ज्यादा भरोसेमंद है। मिली उसकी बात समझ नहीं पाती और पूछती है क्या हुआ। वो बताती है हाउसमेड अक्सर इस तरह के फोन जो मालिक लोग देते हैं उन्हें इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि तुम्हारा हर मैसेज, हर कॉल, जहाँ भी तुम जाओ सब कुछ ट्रैक हो। फोन का कैमरा तुम्हें कभी भी देख सकता है, माइक हमेशा ऑन रहता है। और ये सुनकर तो मिली की भयंकर वाली फट जाती है, क्योंकि नीना एंड्रू के साथ उसकी पेलम पाली के बारे में सब कुछ जानती थी। मिली स्टोर से बाहर निकलती है, तभी एक पुलिस वालों की कार वहाँ आकर रुकती है, जिसमें से 2 पुलिस वाले उतरते हैं
और उसे गाड़ी पर पटक कर मारते हैं नीना की कार चुराने के जुर्म में, जो कि उसने खुद ही उसको ग्रोसरी का सामान लाने के लिए दी थी। गाड़ी में बैठी बैठी मिली रो रही थी क्योंकि एक तो वो पहले ही पैरोल पर थी, ऊपर से इस हरकत के चलते उसे लंबी वाली जेल काटनी पड़ती। तभी एंड्रू वहां आता है जिसकी पुलिस वालों के साथ साठगांठ थी, तो वो मिली को छुड़वा लेता है और वापस घर ले आता है, जहां नीना बताती है कि एंड्रू मुझे पता है कि तूने इसकी बल्ले बल्ले करके मारी है। साथ ही वो मिली पर एक और आरोप लगाती है कि उसने मेरी अलमारी से बहुत कीमती कपड़े चुराए, जबकि वो नीना ने खुद ही उसे दिए थे। ये सुनकर एंड्रू का खून उबाल मार जाता है, तो कहता है बस कर, बहुत हुआ, तेरी बेरहमी से मैं तंग आ चुका हूँ, इसलिए तू यहाँ से निकल ले। मैं तुझे इस बेचारी की जिंदगी तबाह करते हुए नहीं देख सकता। अपना पिछवाड़ा उठा और कहीं और जाकर मरा। नीना जिसकी ये सुनकर पैरों तले धरती खिसक जाती है, कहती है मैं इस घर से क्यों जाऊं, ये हमारा घर है। एंड्रू कहता है हमारा नहीं, मेरा, ये मेरा घर है। ये सुनकर नीना की आंखों में पानी उतर आता है। मिली जिसमें अब तक हवा भर चुकी थी, कहती है सामान पैक करने में तेरी कोई मदद करूं के? नीना उसके मुंह पर एक खींच के तमाच मारती है और अपनी गाड़ी उठाकर वहां से निकल लेती है। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले वो रुकती है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोती है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इधर एंड्रू मिली से कहता है मैंने तेरे बारे में जो फील किया है ना साला, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। मैं तुझे हमेशा अपनी बना के रखूंगा। और ये सुनकर मिली खुश हो जाती है कि लग गया मेरे हाथ वो तीर जो कर देगा मुझे अमीर। खैर इसके बाद अब क्या होना था, इनकॉग्निटो मोड ऑन हो जाना था। उन्होंने बेडरूम से लेकर किचन, बाथरूम, फर्श, घर का हर कोना कोना चप्पा चप्पा चप्पू ही चप्पू चलाया। सब कुछ मस्त चल रहा था कि एक दिन जीतू जुगाड़ी जब मिली को बाहर खिड़की से घूर कर देख रहा था, तब वो डर जाती है और उसके हाथ से कीमती चीनी पत्थर से बनी हुई घर की धरोहर, घर की आन बान शान बावली गान गिर के टूट जाती है। एंड्रू दौड़ता हुआ आता है और मिली से पूछता है क्या हुआ। वो बताती है वो बावली गींट जीतू जुगाड़ी मुझे घूर रहा था, जिससे मैं डर गई और तेरी माँ की टूट गई। एंड्रू सबसे पहले तो उसे घर से निकालता है और फिर मिली से कहता है देख डार्लिंग, तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ इन प्लेटों के टुकड़ों को फेंकना मत, मेरे पास एक प्लेट वाला है जो इन्हें वापस जोड़ देगा। इसलिए मिली उन सभी प्लेटों के टुकड़ों को उठाकर एक पन्नी में डाल देती है। फिर पूरे दिन मजे करती घूमती है, अपनी किस्मत पर इतराती रहती है। शाम के टाइम एंड्रू घर वापस आता है और अपने प्लेट के टुकड़ों को पन्नी में पैक देखता है, जो कि ठीक था, पर वो टुकड़े मिली ने साफ नहीं किए थे, उन पर अभी भी खाना लगा हुआ था। जिस बारे में वो मिली से पूछता है तो वो कहती है इन्हें धोते वक्त हाथ कटने का डर था, इसीलिए नहीं धोए। आगे वो मिली को पेलने उसी के रूम में ले जाता है। दोनों पहले शैंपेन पीते हैं और फिर ठकाठक 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 करते हैं। सुबह मिली की आंख खुलती है, तब तक एंड्रू वहाँ से जा चुका था। साथ में कमरे के अंदर जो भी सामान था साला वो भी गायब था। मिली खड़ी होकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर वो फंस चुका था। मिली चिल्ला चिल्ला कर एंड्रू को बुलाती है और दरवाजा खोलने के लिए कहती है। वो कहता है मैं तुझे बाहर निकालूंगा, पर अभी नहीं। मिली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसे लग रहा था कि ये कोई गेम है। पर जब एंड्रू वहाँ से चला जाता है तो वो पैनिक हो जाती है, दरवाजा पीटने लगती है, गुस्से में आ जाती है। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जब नीना अपनी कार लेकर घर से रोती हुई बाहर निकली थी। वो कुछ देर तो रोई और फिर जोर जोर से हंसने लगी कि भीड़चो उसने मुझसे ये बोला कि निकल जा मेरे घर से। सासू कहते मजे ही आ गए, जिंदगी बन गई, और खुशी से चिल्लाती हुई चली जाती है। वो एक होटल में स्टे करती है और वहाँ भी उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दबा दबा कर उछल रही थी जैसे कि उसे खुशियों का समंदर मिल गया हो। कुछ देर बाद वो शांति का साथ पकड़ती है और अपनी बेटी सीसी को लिखती है कि जब तू ये पढ़ रही होगी तब तक या तो मैं इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होंगी या तू 18 साल की हो चुकी होगी। मेरी बेटी, मैं तुझे बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी बड़ी चुनौतियाँ थी। 8 साल की उम्र में मैंने सब कुछ खो दिया, माँ बाप गए, बचपन अनाथालयों की दीवारों में सड़ गया। एंड्रू तुझसे जो भी कहे, पर मेरा उस आग से कोई लेना देना नहीं था जिसमें मेरे माँ बाप भस्म हो गए। मैं उन्हें अपने दिल और जान से चाहती थी। कई बार तो मेरे दिल ने कहा कि मुझे भी उनके साथ ही भस्म हो जाना चाहिए था। छोड़े जाने का डर, भरोसे की कमी, आत्मविश्वास की दिक्कत, दुनिया भर की कमियां थी मुझ में। पता नहीं मैंने अपना बचपन कैसे झेल लिया। स्कॉलरशिप के दम पर कॉलेज में पहुंची, जिंदगी पटरी पर आने ही वाली थी कि इस साले शादीशुदा प्रोफेसर ने मुझे घोड़ी बना लिया, पेट में अपना बीज बो दिया। वो जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए मुझे ही सब करना पड़ा। कभी कभी सोचती हूँ उस लो की डिग्री के बारे में जिसको मैं पूरा कर लेती तो क्या उससे कोई फर्क पड़ता? शायद पड़ सकता था, फिर मुझे ऐसी किसी लो फर्म में काम नहीं करना पड़ता। एक दिन जब मैं फाइलें लेकर ऑफिस में आती हूँ तब मुझे पता भी नहीं चलता और मेरा दूध निकल आता है, जिससे मेरी शर्ट गंदी हो जाती है। बॉस मुझे क्लीन करने के लिए बोलता है, जिसे क्लीन करने के बाद ठीक उसी पल एंड्रू मेरी जिंदगी में आता है। वो मुझसे अपने घटिया वकील की बातों के लिए सॉरी बोलता है और अपने साथ लंच पर ले जाता है। मुझे लग रहा था कि वो कितना चार्मिंग है, हम्बल है, हैंडसम है, उसकी $1 मिलियन वाली स्माइल है। मेरी टांगों के बीच तक पहुंचने में उसे 6 दिन लगे और प्रपोज करने में 6 महीने लगे। सच कहूं तो मैं भीड़ जो पहले ही लंच पर उस पर मर मिटी थी, न्योछावर हो गई थी। कौन लड़की भला ऐसे सजीले लड़के को मना कर सकती है? मुझे उसके घर को देखते ही समझ जाना चाहिए था, साला किसी कहानी के साम्राज्य
की तरह था, जो उसने अपनी फियोन्से जिसका नाम कैथी था उसके लिए बनाया था, जिसने एंड्रू को छोड़ दिया था। मुझे इस बारे में पूछना चाहिए था पर नहीं पूछा। खैर शादी को कुछ ही दिन हुए थे, मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी एंड्रू आता है और मेरे बालों को देखकर कहता है, डार्लिंग तेरे बालों की काली जड़ें साफ दिख रही है। दरअसल एंड्रू को ब्लोंड लड़कियां पसंद थी, इसीलिए उसने मेरे काले बालों को ब्लोंड करवा दिया था, जिनकी काली रूट्स दिख रही थी, इसीलिए उसने टचअप के लिए बोला था। मैंने ऑलरेडी सैलो की अपॉइंटमेंट ले ली थी, लेकिन सीसी के कामों में, घर के कामों में ऐसी उलझी कि टचअप नहीं करवा पाई। एंड्रू के पूछने पर मैंने बोला कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, कल करवा लूंगी यार। फिर उसने सबसे ऊपर वाले कमरे में से मुझे कुछ नोट्स ढूंढने के लिए भेज दिया, जहाँ छानबीन करने पर मैं देखती हूँ कि यहाँ तो साला कुछ भी नहीं है। तभी एंड्रू ने पीछे से आकर दरवाजा बंद कर दिया, 2 ताले लगाकर लॉक कर दिया। शुरुआत में तो मुझे लगा कि वो कोई मजाक वगैरह कर रहा होगा। बोला तूने मुझे निराश कर दिया, तुझे पता भी है हमारे बाल वरदान है, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। लोग तेरे ये काली जड़ों वाले बाल देखकर पता भी है क्या क्या बातें बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तू परफेक्ट दिखे। दरवाजा पीटना बंद कर, मैं इसे खोल दूंगा तुझे तेरे कर्मों की सजा देने के बाद। जिस सजा के लिए उसने मुझे एक लिफाफा दिया और बोला इस लिफाफे में मुझे तेरे 100 बाल चाहिए, वो भी जड़ों के साथ। जब ये काम हो जाए तो लिफाफा दरवाजे के नीचे से बाहर सरका देना, उसके बाद तेरी आजादी पे बात करेंगे। पूरी रात और अगले पूरे दिन तक मैं ये सोचती रही कि मैंने किस आदमी से शादी कर ली, मुझे किस कर्म की सजा मिल रही है। ना खाना था और पानी के नाम पर सिर्फ 3 छोटी बोतलें, बाथरूम के नाम पर अलमारी में रखी हुई एक बाल्टी थी। दोबारा रात होते होते मुझे समझ में आ गया था कि ऐसे बात नहीं बनेगी। हमारी जिंदगी, मेरी बेटी सीसी इस घर में आने से पहले कंगालों जैसी थी, लेकिन हमारे हालात इससे कहीं बेहतर थे। उस भीड़ के लिंड कमीने की बात मानने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए एक एक करके जड़ समेत मैंने अपने 100 बाल उखाड़े और उन्हें लिफाफे में भर के दरवाजे के बाहर सरका दिया। कुछ देर बाद एंड्रू उन बालों को गिनकर वापस आया और बोला एक बाल की जड़ नहीं थी, इसीलिए तुझे ये दोबारा करना पड़ेगा। इस बार ध्यान से करना, वरना तीसरी बार भी करना पड़ेगा। मैं रोई, चीखी, चिल्लाई, दर्द हुआ, साथ में टकली होने का डर, पर फिर भी मैंने वो किया और इस बार सब कुछ ठीक था। तो एंड्रू ने दरवाजा खोला, मुझे पानी पिलाया, जिसे पीकर मैं तुरंत अपनी बेटी सीसी तुझसे मिलने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन तू मेरे करीब नहीं आ रही थी और धीरे धीरे मुझे लग रहा था कि सब कुछ धुंधला होता जा रहा है। फिर मुझे याद आया कि एंड्रू ने उस पानी में पक्का कुछ मिलाया होगा। मुझे होश आया तब तक दोबारा रात हो चुकी थी। बाथरूम में मुझे पानी की आवाज आ रही थी तो मैं उस तरफ दौड़ी। बाथटब में सीसी बेटा तू थी, बचाने के लिए मैंने जैसे ही तुझे बाहर निकाला पुलिस वाले पहुंच गए, जिन्हें लगा कि मैं तुझे डुबोने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं भी उन पुलिस वालों की जगह होती तो मैं भी यही समझती। ये सारा किया धरा एंड्रू का था। कोई भी ये नहीं मानता कि मेरा पति खूंखार दरिंदा है। इतना हैंडसम, इतना ईमानदार, सबका चहीता, ऐसा आदमी संत के अलावा और कुछ कैसे हो सकता है। खैर मुझे 9 महीने पागल खाने में गुजारने पड़े। हर वक्त मेरी बेटी मैं तेरे बारे में ही सोचती रहती थी और मैं अब तक समझ चुकी थी कि तुझे वापस से देखने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो काम जो मैंने नहीं किया उसे कबूल करना। मैंने सब कुछ कबूल किया, अपने गुनाहों की माफी मांगी और आजादी की भीख मांगी, लेकिन तब तक मुझे समझ में आ गया था कि मैं यहाँ से कभी आजाद नहीं हो सकती, क्योंकि एंड्रू और उसकी सुगली माँ ने तब तक तुझे अपना बना लिया था। चाहे मैं साबित करने की कितनी भी कोशिश कर लूं कि मैं दुनिया की सबसे परफेक्ट, सबसे खुश पत्नी हूँ। एंड्रू ने अपने आसपास के सभी चापलूसों को यकीन दिला दिया था कि मैं पागल हूँ, खतरनाक हूँ, अपनी ही बेटी को पालने के लायक नहीं हूँ। उसे अपनी पागल बीवी को बर्दाश्त करने के लिए साल का सबसे अच्छा पति घोषित कर दिया गया। एंड्रू को मुझसे अपना खुद का बच्चा चाहिए था, पर मैं उसका जहरीला बीज अपनी कोख में नहीं बो सकती थी। मैं चुपके से शहर गई, आईयूडी लगवाया, मतलब कि वही कोपर्टी, वो भी आईयूडी में ही आती है। फिर उसी डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया ताकि वो एंड्रू को कह दे कि मेरे अंडे बनना बंद हो चुके हैं। मुझे ऊपर वाले कमरे में बंद करने के लिए उसे बस बहाना चाहिए होता था, जैसे कि लाइट जली छोड़ दी, टेबल पर जूस की कुछ बूंदे गिरा दी, खाने में नमक कम था, दिन के समय कर्टन ओपन नहीं किए, रात के समय बंद नहीं किए, कारपेट पर हिल पहनकर चढ़ गई। इससे भी बहुत छोटी छोटी बातें। जब भी मैं विद्रोह करने की कोशिश करती वो अपना पत्ता निकाल लेता और एक बार फिर से मुझे पागल खाने की हवा खानी पड़ती। जीतू जुगाड़ी ही बाहर की दुनिया से मेरा इकलौता रिश्ता था। वही था अकेला जिसने मुझ पर विश्वास किया, हमें घर से भगाने की कोशिश की, नकली पासपोर्ट बनवाए, लेकिन एंड्रू को वो मेरी दराज में मिल गए और एक बार फिर से मुझे पागल खाने की हवा खानी पड़ी। शादी होने के बाद भी हर चीज उसके नाम पर थी, क्योंकि उसने मुझसे प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट साइन करवाया था। मेरे पास ना पैसे थे, ना परिवार था, ना कोई दोस्त था। पागल खाने की अब तक मैं पक्की वाली ग्राहक बन चुकी थी। सीसी की कस्टडी मुझे मिल जाए इसका तो 0% चांस था। जब भी मैं भागने की कोशिश करती वो हमें घसीट कर ले आता और सब लोग उसे हीरो कहते। मैं फंस चुकी थी और इस बात का कोई चांस नहीं था कि वो मुझे वहाँ से जिंदा निकलने देता। अगर मैं मर जाती तो मेरी बेटी सीसी तेरा क्या होता। मैंने इस गंदी नाली के गंदे कीड़े से
से शादी करके बेटा तेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर एक दिन मुझे समझ में आया कि एंड्रू की एक कमजोरी थी खुद की तारीफ सुनना। तो मैंने एक प्लान बनाया। मिली बिल्कुल उसके टाइप की थी, खूबसूरत, समझदार और सबसे बड़ी बात लीगली ब्लॉन्ड, दुनिया में सबसे अकेली जिसे वो बचाना चाहे। इंटरव्यू के लिए बुलाने से पहले ही मैंने उसके बारे में सब जान लिया था। माँ बाप ने छोड़ दिया, पिछली नौकरी से निकाली गई, टूटी हुई, कंगाल, कोई दोस्त नहीं, कार में रहने वाली, और सबसे बड़ी बात 15 साल की सजा में से 10 साल की सजा काट के पैरोल पर बाहर। उसने सफेद सिंदूर नहीं लिया था, नशे में गाड़ी नहीं चलाई थी और ना ही कोई टीनेजर बच्चों वाली हरकतें। वो तो खून के इल्जाम में जेल गई थी। जीतू जुगाड़ी ने मुझे बहुत समझाया कि मिली को इस सब से दूर रख, पर यही एक रास्ता था जिससे मैं एंड्रू की कैद से आजाद हो सकती थी। मैंने जीतू से वादा लिया कि या तो मैं और सीसी या मिली। वो मन मार के एग्री हो गया, पर उसने कहा कि वो नजर रखेगा। वैसे तो मेरी बेटी, मैं चाहती थी कि तू ये कभी ना पढ़े, लेकिन अगर तू पढ़ रही है तो तुझे अब पूरी कहानी पता चल चुकी है। मुझे बस बताना था कि मैं बुरी इंसान नहीं थी। मिली को हायर करना ही इकलौता तरीका था जिससे मैं हम दोनों को आजाद कर सकती थी। इधर अब तक मिली पागल हो चुकी थी, वो दीवारों में लात घुसे बरसा रही थी। एंड्रू उसको शांत होने के लिए कहता है। मिली कहती है, खोल साले बीवली गिंड, तेरी माँ की दरवाजा खोल। एंड्रू कहता है, वो प्लेट ठीक नहीं हो सकती, मेरी दादी उन्हें लंदन से लेकर आई थी और मेरी मोम हर त्योहार पर उनमें खाना परोसा करती थी। आज तक उन पर एक खरोच तक नहीं आई और तुमने उनको तोड़ दिया, ऊपर से उसको साफ तक नहीं किया। खानदानी विरासत एक वरदान होती है और तूने मेरी विरासत को 21 टुकड़ों में तोड़ दिया। मैं तुझे यहाँ से निकालूंगा, पर उससे पहले तुझे प्रायश्चित करना होगा। और एक प्लेट का टुकड़ा दरवाजे के नीचे से अंदर सरका देता है। बताता है, इस टुकड़े से तुझे अपने पेट पर 21 गहरे कट लगाने हैं। अगर कट में मुझे मजे नहीं आए तो तुझे फिर से कट लगाने पड़ेंगे। उसके बाद हम तेरी आजादी पर बात करेंगे। ये सुनकर मिली की सनक जाती है। कहती है, कितनी अजीब बात है, जिस लड़के के लिए मैं जेल गई थी वो भी एंड्रू के जैसा ही था, बेहद अमीर, हैंडसम और सबका चाहिए था। लेकिन फिर एक दिन मैंने उसको मेरी रूममेट के साथ जबरदस्ती सेक्स करते हुए देख लिया, जो मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैंने उसके सर पर भारी चीज से वार किया। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे अफसोस भी नहीं है। मैं तो अच्छा काम कर रही थी, लेकिन मेरी रूममेट ने साली ने धोखा दे दिया, पता नहीं क्यों। सभी ने अमीर बच्चों पर विश्वास किया, स्कॉलरशिप और भीख के पैसों पर यहाँ आने वाली मुझ पर नहीं। मेरे माँ बाप ने भी मेरा हाथ छोड़ दिया। आखिरी ऑफर था 15 साल की जेल भुगतना। 10 साल के बाद मुझे पैरोल मिली। असली दुनिया में वापस आना आसान नहीं था। पिछली नौकरी से इसीलिए निकाल दिया गया क्योंकि बार का ओनर दूसरी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था और मैंने उसके सर पर बोतल दे मारी थी। नीना निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, जिसका वो रास्ता मैं थी, और मुझे भी यहाँ से निकलना था। तो प्लेट के टुकड़े से मैंने अपने पेट पर गहरे 21 कट लगाए और चिल्लाकर एंड्रू को बताया कि काम हो गया। सुबह जब वो आया तो मैं बिस्तर में बेहाल पड़ी थी। वो कहता रहा कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे से बच्चे चाहता हूँ, तुझे सब दूंगा, लेकिन एक चीज मैं भी उसे देना चाहती थी, जो कि था उसकी गर्दन में बटर नाइफ। ये बटर नाइफ मुझे मेरी बाथरूम वाली बाल्टी के पास मिला, जो कि नीना ने मेरे लिए छोड़ा था। मैंने एंड्रू का फोन उठाया और बाहर की तरफ दौड़ी, लेकिन एंड्रू ने मुझे गिरा दिया, मेरे पैर पकड़कर अंदर घसीटने लगा। मैंने उसको लात मारकर अपने से दूर गिरा दिया और जल्दी से बाहर भागकर दरवाजा लॉक कर दिया। एंड्रू अंदर से दरवाजा खोलने के लिए पागल कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था, मुझे उम्र भर जेल में सड़ाने की धमकी दे रहा था, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। नीचे आकर पानी पिया, आराम से रिलैक्स होकर बढ़िया सैंडविच बनाकर खाया। अब ऐसे दरिंदों को जो सबक सिखाने में मजे आते हैं ना, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। इसीलिए मैंने प्लायर दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दिया। कहा कि मैं तुझे बाहर निकालूंगी, पर पहले तुझे मेरे लिए कुछ करना होगा। तू कहता था ना, खूबसूरती ताकत है और स्माइल उसकी तलवार, इसीलिए मुझे सामने का तेरा एक दांत चाहिए। चल फटाफट तोड़कर उसे बाहर फेंक। ये सुनकर एंड्रू भड़क पड़ता है कि कमीनी, मैं अपना दांत नहीं तोड़ूंगा। मैंने कहा, ठीक है, तू अपना दांत मत तोड़, पर मैं कुछ ना कुछ तो जरूर तोड़ूंगी। और उसकी माँ की लाई हुई खानदानी चाइनीज क्रोकरी एक एक करके दरवाजे पर तोड़ने लगी। जैसे जैसे टूटने की आवाज आ रही थी, अंदर एंड्रू तलमला रहा था, रुकने की मुझसे भीख मांग रहा था, पर फिर भी कमीना दांत तोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ था। मैंने कहा, लगता है तुझे नीना ने बताया नहीं कि मैं जेल क्यों गई थी। मैंने किसी को शमशान घाट पहुंचाया था और मिट्टी का तेल दरवाजे पर बखेरने लगती है। तेल देखकर उसकी फट गई, पर जब उसने माचिस जलाने की आवाज सुनी तो उसकी थरथर भी कांपने लगी। बोला, मैं अपना दांत तोड़ रहा हूँ, रुक जा बेबी, रुक जा रुक जा, जल कुकड़ा बनाएगी क्या? अब ये सीन मैं मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं फोन पर सब कुछ देख रही थी। और जब दांत टूटने की आवाज आई ना, तो माँ कसम क्या मजे आए, गजब बेइंचो। बोला, मैंने कर दिया, अब तो मुझे यहाँ से निकाल। मैंने कहा, पहले दांत दरवाजे के नीचे से बाहर दे लोड़ू, और वहाँ से चली गई। सुबह बात करूंगी ये बोलकर। एंड्रू अंदर से चिल्लाता रहा, मुझे बाहर निकाल, ऐसा मत कर, झूठी है तू, झूठी, झूठ बोलती है तू, झूठी है तू, झूठी। मिली जब शैंपेन के मजे ले रही थी, तब चुपके से घर में नीना घुस आती है मिली को बचाने के लिए, क्योंकि वो
नहीं चाहती थी कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा उस मजबूर लड़की के साथ भी हो। वो धीरे से ऊपर गई और एक एक करके उसने दोनों लॉक खोल दिए। मिली जिसको कुछ आवाज सुनाई दी थी इसीलिए वो ऊपर चेक करने जाती है। पूछती है नीना तू ये क्या कर रही है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। दरवाजा खुल चुका था जिसमें से वो राक्षस बाहर निकलते ही नीना को फेंक के मारता है और फिर मिली के पीछे दौड़ता है, जिसको पकड़कर वो चोक स्लैम लगा देता है कि बता गिंडवी अब क्या करेगी। मिली उसके हाथ पर जोर से बुड़का भर लेती है और उससे दूर हटकर उसकी गर्दन पर दे घुसंड मारती है जहां उसने बटर नाइफ घुसाया था। मौका पाकर मिली फिर से भागने लगती है और दरवाजे से बाहर भाग जाती है। एंड्रू नीना के पास आता है और कहता है मैंने गड़बड़ कर दी, चल हम दोनों दोबारा से नई शुरुआत करेंगे। नीना कहती है अबे गिंडवे तेरे पास जो भी कुछ है सब झूठ है, तेरा बिजनेस तेरे बाप का खड़ा किया हुआ है, तेरा बच्चा भी तेरा नहीं है और तेरी बीवी तुझसे नफरत करती है, तेरे साथ रहने से अच्छा है चमूतिया मैं मर जाऊं, वैसी दरिंदे गिंड मरे गंदी पैदाइश कहीं के। ये सुनकर एंड्रू को गुस्सा आ जाता है तो वो नीना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से मिली आती है और उसे जोर से धक्का दे देती है कि निकल अब हो गया तेरा समय पूरा, जो सीढ़ियों से नीचे गिर के ऊपर पहुंच जाता है। नीना झूमर में लगा एक बल्ब निकालकर उसे एंड्रू के पास गिराकर फोड़ देती है। कहती है इसे हमने नहीं मारा, ये बल्ब चेंज करते वक्त गिर गया। सब जानते थे वो कैसा था, उसे सब चीज परफेक्ट चाहिए थी और परफेक्शन ने उसकी झुका के मार ली। नीना मिली से कहती है तू भाग जा यहाँ से और वापस मत आना, तेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था। वो कहती है हाँ आपके साथ भी नहीं होना चाहिए था और एंड्रू का दांत उसके बगल में पटक के वहाँ से चली जाती है। नीना भी फोन करके पुलिस को बुला लेती है और कहानी बनाती है कि मिली छुट्टी पर गई हुई थी और मैं बाहर गई हुई थी, वापस आकर देखा तो मुझे एंड्रू खत्म हुआ मिला जो शायद ऊपर का बल्ब चेंज कर रहा था। अब जो डिटेक्टिव थी वो सब समझ जाती है कि वो बल्ब चेंज करने की वजह से नहीं मरा क्योंकि उसकी गर्दन पर चाकू का निशान था, गिरने की वजह से ऐसा निशान कभी नहीं बनता। कहती है मैं तेरे पति को जानती थी, उसने मेरी सगी बहन कैथी से सगाई की थी, जिस सगाई को मेरी बहन ने तोड़ दिया था। जी हाँ ये वही कैथी की बहन है जिसके बारे में नीना ने हमें बताया था कि ये घर एंड्रू ने उसी के लिए डिजाइन किया था। डिटेक्टिव बताती है 8 साल पहले वो आधी रात मेरे घर पर आई और तब से लेकर अब तक वो सदमे में है। मुझे पता है उसने मेरी बहन के साथ कुछ तो बहुत गलत किया, पर एंड्रू की ताकत और उसके पैसे के सामने मेरी कुछ नहीं चली। खैर लगता है वो काफी जोर से गिरा, हड्डियां टूट गई, सर फट गया, दांत भी टूटा हुआ है। मुझे तो ये एक्सीडेंट ही लग रहा है, ना कि उसे किसी ने मारा है। इस तरह से मिली और नीना के साथ साथ डिटेक्टिव को भी अपनी बहन का बदला मिल गया। फ्यूनरल का दिन आ जाता है जहाँ दोनों माँ बेटी थी और एंड्रू की मॉम भी थी, जिसको अपने बेटे का जाने का इतना दुख नहीं था जितना दुख उसे उसका दांत गायब होने का था। कहती है अगर तुम अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते तो तुम उन्हें रखने का हक खो देते हो क्योंकि दांत वरदान होते हैं। और ये सुनकर समझ में आ जाता है कि एंड्रू साला हर टाइम वरदान वरदान क्यों करता रहता था, क्योंकि उसकी माँ पागल थी इसीलिए उसने अपने बेटे को भी पागल बना दिया था। और नीना जब 9 महीने पागल खाने में थी तब सीसी को इस बुढ़िया के पास ही रहना पड़ा था, इसीलिए वो भी हर चीज को वरदान वरदान करने लगी थी। जैसे कि उस दिन बोल रही थी जूस वरदान होता है, हमें इसे साफ गिलास में पीना चाहिए। तो सब कुछ किया धरा इस बुढ़िया का ही था, इसी ने सबको पागल बनाया था। अब फ्यूनरल में मिली भी आई थी जिससे नीना कहती है मैंने तुझसे कहा था ना भाग जा यहाँ से। वो कहती है नहीं भाग सकती, तुझे याद होगा ना मैं पैरोल पर हूँ। नीना उसे अपने अकाउंट से $1 लाख का चेक देती है और कहती है नई जिंदगी की शुरुआत कर। अब आप सोच रहे होंगे कि नीना के पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो उसके पास पैसे भला क्यों नहीं होंगे, वो अभी भी शादीशुदा थी, डिवोर्स नहीं हुआ था, वो विधवा हुई थी, इसीलिए जो एंड्रू का था वो सब अब नीना का हो चुका था। आखिर में नीना मिली को अपनी एक सहेली के घर पर नौकरानी बनाकर भेजती है। जिस सहेली के हाथ पर मिली चोट का निशान देखती है तो समझ जाती है उसे क्या करना है। पूछती है मैं काम कब से शुरू कर सकती हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है, जिसके 2 पार्ट और आएंगे क्योंकि 2 किताबें अभी बची है जिन पर मूवी बनाना अभी बकाया है। धन्यवाद।